जीव विज्ञान चालू करेंगे। जीव विज्ञान या बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है ना। जीव धन विज्ञान, मतलब जीवों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं, सामान्य सा चीज है, इसको नहीं पूछता है। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोजोस, है ना। बायो मतलब सजीव जो है, और लोजोस मतलब अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है, ये सामान्य सा अवेयरनेस जानकारी हमारे अंदर होना चाहिए, इसको ऐसा पूछता नहीं है कहीं पर। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये सवाल पूछ सकता है। तो प्लेटो नाम का एक व्यक्ति था। प्लेटो बहुत महान दार्शनिक था, ठीक है। और उस प्लेटो का जो शिष्य था अरस्तु, उस अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब हम अरस्तु के बारे में समझ रहे हैं, थोड़ा और जानकारी ले लो कि अरस्तु का जो शिष्य था वो सिकंदर था, ठीक है। तो प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य कौन था, सिकंदर। और अगर पूछ दिया प्लेटो का गुरु कौन था, तो सुकरात, है ना। वो सबसे मतलब महान, बहुत महान व्यक्ति था, उसका कोई गुरु नहीं था। तो सुकरात के बाद आता है प्लेटो, प्लेटो के बाद आता है अरस्तु, अरस्तु के बाद सिकंदर। ये चारों के चारों बहुत महान लोग थे, ठीक है। जिसमें से जो तीन है वो ज्ञान विज्ञान अध्यात्म पर ध्यान दिए, और जो चौथा है वो राजनीति और साम्राज्य में ध्यान दे दिया थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ये चारों जो है गुरु शिष्य जो है ये बहुत महान थे। तो जो अरस्तु है उसको जीव विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है। अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा। एक क्या है हमारा जंतु समूह, और एक वनस्पति समूह। अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा, एक है जंतु समूह और एक है वनस्पति समूह। जंतु समूह को हम जंतु जगत बोलते हैं। आज के वर्तमान समय में हम जंतु समूह को जंतु जगत बोलते हैं, और वनस्पति समूह को हम पादप जगत बोलते हैं। और जो हमारा बायोलॉजी का जो किताब होता है ना, यही दो भागों में बटा रहता है, जंतु और वनस्पति। कुछ में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, खास करके मनुष्यों के बारे में, और फिर कुछ कुछ जो है हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। 10वीं में देखा होगा प्रैक्टिकल, जो मदार का फूल रहता है उसका ऐसा बीज निकाल करके प्रैक्टिकल करते हैं, बायोलॉजी वाले भी उसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल जो है जंतु समूह और वनस्पति समूह का हम करते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो बुक है वो भी जंतु समूह और वनस्पति समूह में ही बटा हुआ है। इसके अलावा और कोई अलग से कीट समूह और सूक्ष्म जीव समूह ऐसा और अलग से कुछ नहीं बना है ना। ऐसे जीव जो मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, और अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता होगा तो पेड़ पौधे पर, द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता होगा तो किसी दूसरे जीव पर निर्भर होगा वो। तो उनको हम क्या बोलते हैं, जंतु जगत के जीव बोलते हैं या जंतु समूह बोलते हैं। और ऐसे जीव जो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते और अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, उनको हम वनस्पति समूह या पादप जगत बोलते हैं। ज्यादातर जो सवाल है वो जंतु समूह से पूछा जाता है, इस कारण हम जंतु समूह को पहले समझते हैं थोड़ा सा। तो जंतु समूह देखिए, जंतु समूह में क्या है, दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है हमारा एक कोशिकीय और एक होता है हमारा बहुकोशिकीय, और हम लोग जो है वो बहुकोशिकीय हैं। अब देखो ये कोशिकीय क्या है, तो हम सभी कोशिका से मिलकर बने हैं। जितने भी जीवित लोग हैं, जीवित चाहे वो जंतु समूह का हो चाहे वो वनस्पति समूह का हो, जितने भी आज जीवित हैं वो सभी सेल से, कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। कोई एक कोशिका से मिलकर बना है, कोई एक कोशिका से बना हुआ है तो हम उसको एक कोशिकीय बोलते हैं, और कोई बहुत सारे कोशिकाओं से बना है तो हम उसको बहुकोशिकीय बोलते हैं। कोई पुराने कोशिकाओं से बना है, पुराना कोशिका मतलब जो हमारे शुरुआती जो जीव थे, है ना, उस समय जो कोशिकाएं बनी थी वो डेवलप नहीं थी, और वही कोशिका बाद में क्या हो गया, डेवलप हो गया। जैसे बंदर से मनुष्य बना ना, वैसी वो पुरानी कोशिकाएं क्या है, नई कोशिकाएं बनी। तो कुछ जीव आज ऐसे भी पाए जाते हैं जो आज भी पुरानी कोशिकाओं के बने हैं,
उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो डेवलप कर ली है अपनी कोशिकाओं को, उनको यूकेरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब थोड़ा सा अविकसित कोशिका है वो, और प्रो है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, एकदम प्राचीन काल इतिहास का, तो वैसे प्र जो शब्द है एकदम शुरुआती समय को शो करता है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब शुरुआती कोशिकाएं, जब शुरू में कोशिका बनी थी और उस समय उसका डेवलप नहीं हुआ था। और यूकेरियोटिक मतलब आज का आधुनिक कोशिका जो डेवलप हो चुका है, हम सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो देखिए है ना, जंतु समूह को दो भागों में हमने बांटा। कुछ कोशिकाएं, कुछ जो जीव है वो एक ही कोशिका से बना है, उसको हम एक कोशिकीय बोलते हैं। कुछ जीव जो है वो बहुत सारे कोशिकाओं से बने हुए हैं, हम उसको बहुकोशिकीय बोलते हैं। इसको मैं ऐसे मिटा देता हूं, इसको अभी समझो। कुछ जो जीव हैं वो पुराने कोशिकाओं से बने हुए हैं, इनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और कुछ जो जीव हैं वो डेवलप कोशिका से बने हुए हैं, मतलब वो जो पुरानी कोशिका जो अभी डेवलप हो चुके हैं उन कोशिकाओं से बने हुए हैं, तो हमको यूकेरियोटिक बोलते हैं, यूकेरियोटिक। तो जितने भी आज हम लोग यूकेरियोटिक लोग हैं, जितने भी आज हम लोग यूकेरियोटिक समूह में आते हैं, उनमें से कुछ एक ही यूकेरियोटिक कोशिका से बना है, तो कुछ बहुत सारे यूकेरियोटिक कोशिका से बना है। तो जो एक ही यूकेरियोटिक कोशिका से बना है उसको एक कोशिकीय बोलेंगे, और जो बहुत सारे कोशिकाओं से बना है उसको हम बहुकोशिकीय बोलेंगे, बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये जंतु जगत दो भागों में हम इसको बांट देते हैं। सभी जंतु कोशिकाओं से बने हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, सभी कोशिकाओं से बने हैं। जंतुओं को हमने दो भागों में बांटा, एक पुरानी कोशिकाओं से बने हुए जंतु प्रोकैरियोटिक, और एक नई कोशिकाओं से बने हुए जंतु यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक आज ज्यादातर हमारे यहाँ चारों तरफ विश्व में जो देखा जाता है यूकेरियोटिक की कोशिका है सभी ना, प्रोकैरियोटिक बहुत कम देखा जाता है। कोई छोटा मोटा अगर कहीं पर बैक्टीरिया वगैरह है ना, ये है तो अलग बात है। ज्यादातर ये एक कोशिकीय होते हैं, है ना, ये एक कोशिकीय होते हैं। पूरे संसार में आज जितने भी जीव जंतु फैले हैं वो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बने हैं, क्योंकि आज के समय में जो सरवाइव कर रहा है मतलब वो डेवलप हो चुका है। अगर वो डेवलप नहीं हुआ है तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, उसका पूरा का पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। तो जो सरवाइव नहीं कर पाया वो हजारों साल पहले ही समाप्त हो गया। और आज तक जो हम मानव जाति या कोई भी जानवरों की जाति जो आज हम देखते हैं, पेड़ पौधों की जाति, वो वातावरण में सरवाइव कर रहा है, मतलब उसने अपनी कोशिका को डेवलप कर लिया है, मतलब वो यूकेरियोटिक बन गया है प्रोकैरियोटिक से। तो ज्यादातर जो आज की कोशिका है वो यूकेरियोटिक है। और कुछ जो है जीव वो एक कोशिका से ही बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। और कुछ जो जीव है जैसे हम सभी और जितने जानवर वगैरह है, पेड़ पौधे, ये बहुत सारे छोटे छोटे हम लोग। अब देखो है ना, अब जो बहुकोशिकीय जीव है या एक कोशिकीय जीव है कोई भी, वो कोशिका से बना हुआ है, कोशिका। अब जैसे एक कोशिकीय जीव है उसके शरीर की सभी शारीरिक क्रियाएं उसी एक कोशिका के अंदर हो जाती है ना, अंतर ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, जो भी क्रिया होती है शरीर के अंदर में, वो सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर हो जाती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय है उसमें ऐसा नहीं है, हर काम के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। जैसे बहुकोशिकीय है या मानव शरीर, हम अपने शरीर की बात करते हैं, हम भी बहुकोशिकीय हैं, तो हमारे शरीर का सूक्ष्मतम इकाई वो क्या है, कोशिका। और इसी कोशिका से मिलकर बना होता है क्या, हमारा ऊतक, ऊतक या टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और इसी ऊतक से मिलकर के बना हुआ होता है हमारा क्या, तंत्र, है ना, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, इन्हीं ऊतकों से मिलकर के, या हमारा कंकाल तंत्र हो गया शरीर का, तो इन्हीं ऊतकों से मिलकर के बना होता है क्या, हमारा तंत्र। और इन तंत्रों से मिलकर के बना होता है हमारे शरीर का अंग, और शरीर के अंगों से मिलकर बना होता है हमारा पूरा शरीर, ठीक है। तो इस पर हम लोग बेवजह समय बर्बाद नहीं करेंगे कोशिका पर, क्योंकि कोशिका और ऊतक को बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझाया है ना, वीडियो में देख लेना। शायद दोनों का अलग अलग बनाया हूँ या एक ही में बना दिया हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन कोशिका और ऊतक को हम लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से उसमें कवर किए हैं। ये दोनों को जब समझ लोगे, वो वाला वीडियो जब पहले देख लोगे, तो उसके बाद हम चालू करेंगे तंत्र, है ना। हम अपना पाचन तंत्र समझेंगे, श्वसन तंत्र है, और जितने भी हमारे शरीर में 6-7 प्रकार के तंत्र होते हैं, हम सभी को एक एक करके समझेंगे।
ताकि उसमें से कहीं से भी किसी भी कोने से कोई भी सवाल पूछे हम उसको बता सके। तो पहले ये दोनों को देखना। अभी घर में जाकर के अभी मैं कुछ नया चीज बताता हूँ। और नया चीज क्या है, जैसे बहुत दिन से ये बोल रहा था कि भाई बीमारियों के बारे में बताओ सर ऐसा करके, तो आज हम जो है थोड़ा सा बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। रोग, रोगों को क्या कहा जाता है, व्याधि। व्याधि एक संस्कृत है ना शब्द है, और ये जो संस्कृत शब्द है ये बना है किससे, व्याधा से। व्याधा, व्याधा मतलब बाधा है ना, बाधा मतलब हम जब मतलब हमारा शरीर काम करने के लिए बना है, अलग अलग तंत्र हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जब इस काम में रुकावट आता है, शरीर का जो सही तरीके से संचालन हो रहा था उस संचालन में जब बाधा आता है तो इसी को व्याधा, व्याधि या फिर रोग बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में हम इसको देखें तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिसीज, डिसीज बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलेंगे, डिसीज। तो इस का मतलब क्या होता है, सामान्य, और डिस एस का मतलब क्या होता है, असामान्य। जब हम अपने शरीर को असामान्य, असहज फील करते हैं तो वही क्या है, डिस एस है ना। तो ये रोग का सामान्य सा मतलब है, व्याधि या डिसीज। तो ये जो रोग है ना ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा रोग जो कि जन्म से हमको मिलता है, जन्मजात रोग जिसको बोलते हैं ना। एक रोग होता है जन्मजात, और एक रोग ऐसा होता है जो जन्म के बाद हमको मिलता है ना। हम अपने रहन सहन में या अपने एक्टिविटी में अगर कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो उसके कारण ये रोग जो है हमें बाद में इस रोग की उत्पत्ति होती है। पोलियो, ठीक है, हाँ कई प्रकार के रोग हैं। तो यहाँ पर देखिए एक रोग क्या होता है, जो डिसीज होते हैं दो प्रकार के। एक जन्मजात रोग होता है जो जन्म से ही हमको मिलता है ये रोग, और एक रोग के प्रकार ऐसे होते हैं जो हमको जन्म के बाद मिलता है। जन्म से ही मिलने वाले रोग जैसे कि हमारा वो हो गया, सिकलिंग हो गया है ना, सिकल सेल वो जन्म से ही हमको मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारे जो जेनेटिक रोग होते हैं जो है ना माता पिता के माध्यम से हमको मिलते हैं, तो वो क्या है, जन्मजात रोग है। और बहुत सारे ऐसे रोग जो सर्दी खांसी बुखार वगैरह जितना भी आज हम बहुत सारे रोगों का मतलब समस्याओं से उलझ रहे हैं, वो सब क्या है, ज्यादातर रोग जो है वो जन्मजात नहीं है, वो जन्म के बाद हमको मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये रोगों के क्या है, दो प्रकार हैं, जन्मजात रोग और एक जन्म के बाद मिलने वाले रोग, ठीक है। जन्म के बाद जो हमको रोग मिलते हैं, जन्म के बाद जो हमको रोग मिलते हैं वो ज्यादातर ये देखो है ना। अब सबसे पहले सवाल तो ये समझो कि भाई ये रोग आता क्यों है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में क्या है भाई, ये तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। और वो तीन प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं, वात, पित्त, है ना, वात, पित्त और कफ। ये तीन प्रकार के पदार्थ हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और इसी में जब अनबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में रोग आ जाता है। सभी प्रकार के रोगों का कारण क्या है, यही है। और इसका कारण क्या है, इसके अनबैलेंस का कारण हमारा पेट, ठीक है। अगर पेट में गड़बड़ हुआ तो मतलब मैक्सिमम लगभग सभी रोगों का कारण तो पेट से ही चालू होता है। अगर हम खान पान अपना सही रखते हैं, पाचन तंत्र अपना सही रखते हैं, तो कोई भी रोग हमको जो है नहीं लगेगा। तो ये रोग होने के कारण क्या है, तो रोग होने के कारण यही है, हवा है, पानी और भोजन, तीन ही प्रकार होते हैं। कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है या कोई रोग हमको लगता कैसे है, हवा पानी या भोजन के माध्यम से। जब हमारे शरीर में वात पित्त और कफ में इनबैलेंस हो जाता है, ये खराब चीज नहीं है ना। वात पित्त और कफ ये खराब चीज नहीं होता है, ये हमारे शरीर और सभी के शरीर में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व हैं। लेकिन अगर इसमें अनबैलेंस हो गया तब प्रॉब्लम होता है, तब हमको बीमारी होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए कि हमारा जो एलोपैथी होता है उसमें कई प्रकार के रोगाणुओं के, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ है ना, फंगी वगैरह का नाम होता है। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, तीन ही प्रकार के कारण बताए गए हैं किसी भी रोग होने का। वात पित्त और कफ जो आयुर्वेद है ना उसमें लगभग 80 प्रकार के रोगों का वर्णन है
जो वात से होता है, और 40 प्रकार के रोगों का वर्णन है जो पित्त से होता है, और लगभग 28 प्रकार के रोगों का वर्णन है जो कि कफ से होता है, और इसका उपचार भी उसमें जो है बताया गया है। लेकिन इसके ऊपर जो है विदेशों में ज्यादा काम हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, तो उसको झोला छाप डॉक्टर का संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही कहा जाता है झोला छाप। एक्चुअल में हम लोग क्या समझते हैं, उल्टा समझ लेते हैं कि जो ऐसे इलाज कर देता है ना, उसको झोला छाप डॉक्टर नहीं। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है एक्चुअल में ये शब्द उसके लिए बना है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा जरूरत है रिसर्च वगैरह का। नेपाल में लगभग 90% बीमारियों के इलाज वो लोग आयुर्वेद से ही करते हैं, नेपाली लोग, ठीक है। तो चलिए हम कंपटीशन पेपर के हिसाब से बीमारियों को समझते हैं। उत्पत्ति जो है बीमारियों की जो होती है वो कितने कारणों से होती है। तो कुछ बीमारियों की उत्पत्ति जो है वो जीवाणु के कारण होती है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। कुछ रोगों की उत्पत्ति जो है वो विषाणु के कारण होती है। विषाणु मतलब वायरस है ना। और कुछ रोगों की उत्पत्ति जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है, प्रोटोजोआ। और कुछ रोगों की उत्पत्ति जो है वो फंगस या फफूंद के कारण होती है, फफूंद, ठीक है। तो हम समझते हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से, पेपर में दे देगा है ना। ये बताइए जीवाणु जनित रोग नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता करना है कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित नहीं है। तो 3 रोग ऐसा होगा जो जीवाणु से होता है, एक रोग ऐसा होगा जो विषाणु या प्रोटोजोआ से होता है, तो उसी को आपको पहचानना है। तो देखिए है ना, जीवाणु जनित रोग में हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें आता है टाइफाइड, ठीक है। और आता है इसमें तपेदिक, और आता है इसमें टिटनेस, ठीक है। और कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित है, प्लेग, पी से प्लेग, हैजा, एच से हैजा, और डी से डिप्थीरिया, और क से आ जाएगा हमारा कुष्ठ, कुष्ठ रोग, और न से आ जाएगा हमारा क्या, निमोनिया, निमोनिया, और फिर क से आ जाएगा हमारा काली खांसी, काली खांसी। इतने रोगों के नाम आप याद रखना, ठीक है। जीवाणु जनित रोग, डी से डिप्थीरिया। अब हम देखते हैं विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो विषाणु जनित रोगों में सबसे पहले आ जाता है हमारा सबसे ज्यादा फेमस है एड्स, है ना। ये से क्या आ जाता है हमारा एड्स, और आ जाएगा हमारा हाँ चेचक, चेचकिया जिसको बड़ी माता भी बोलते हैं, ठीक है। और आ जाएगा इन्फ्लुएंजा, ई से आ जाएगा इन्फ्लुएंजा। ये रोग कैसे होता है? लगभग क्या है, सभी बीमारियों का एक ही मतलब लक्षण है ना। बुखार, तेज बुखार, सिर दर्द, बस वो अलग अलग वायरस के कारण होता है, अलग अलग जीवाणु के कारण होता है। इस कारण उसका उपचार भी अलग अलग है। उस वायरस को, उस जीवाणु को मारने का तरीका अलग है, इस कारण इस रोग का नाम भी अलग पड़ गया है। और लगभग कोई सभी बीमारी, आपको चाहे मलेरिया हो तो भी बुखार होगा, और आपको बुखार हो तो भी बुखार होगा। तो ये ए से एड्स याद रखना, सी से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, है ना। ये सामने का वर्ड जैसे याद रहेगा ना, तो अंदर का भी जो है आपको याद हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर 3 तो टी है, फिर पीएचडी आ गया, इसमें भी पीएचडी आ जाएगा, देखो ना। पी से क्या आ जाएगा, पोलियो, पोलियो विषाणु जनित रोग, है ना। एच से क्या आ जाएगा, एच से आ जाएगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं, जॉइंडिस या पीलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, हेपेटाइटिस। और बी से आ जाएगा क्या हमारा, डेंगू। डेंगू जो रोग होता है ना वो वायरस के कारण, ठीक है, डेंगू।
ठीक है। और डेंगू के बाद आ जाता है हमारा छोटी माता, है ना, छोटी माता एक रोग है, छोटी माता, ठीक है। और ट्रिकोमा, ट्रिकोमा, ट्रिकोमा में क्या होता है, हमारा आंख जो है वो लाल हो जाता है ना, सूज जाता है, ऐसा लगता है व्यक्ति जो है अभी नींद में है, ऐसा टाइप से लगता है। हमारा आंख का जो आइरिस है ना, उसमें सूजन आ जाता है, थोड़ा सा लाल दिखता है, ठीक है। और खसरा, खसरा। तो इतने सारे रोगों का नाम जो है आप याद रखना, ये और भी विषाणु जनित रोग है, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि विषाणु जनित रोग नहीं है, तो ये दे देगा चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और प्लेग। तो आपको पता होना चाहिए प्लेग तो जीवाणु जनित रोग होता है, तो ये आंसर सही है। आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है सामान्य सा, बताइए जीवाणु जनित रोग कौन सा है, कौन सा नहीं है पूछेगा, तो तीन तो आपको पता होना चाहिए, तीनों है और चौथा नहीं है, तो चौथा ये वाला है हमारा जीवाणु का नाम। तो चारों ऑप्शन जो है पता रहेगा ना, तभी जो है आप उसको बनाओगे। जीवाणु का नाम जीवाणु का नाम याद कर लो। और इसके उपचार का जैसे वो रहता है। हाँ बोलोगे तो मैं बता दूंगा, जीवाणु का नाम भी होता है, उपचार भी होता है ना। जैसे एड्स है हमारा, तो एड्स के लिए कोई दवाई नहीं होता, लेकिन इसको उपचार होता है, रोकथाम इसका थोड़ा सा होता है, जो लक्षण है उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। कई प्रकार की दवाइयाँ आती हैं उसके माध्यम से, तो उसको बोलोगे तो मैं उसके लिए अलग से क्लास ले लूंगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से उतना डीप लेवल का कोई मतलब नहीं है एसएससी जीडी के हिसाब से, ठीक है। बस ये आप याद रखते हो, जीवाणु जनित रोग कितने हैं, विषाणु जनित रोग कितने हैं, बस काफी है ना। चलिए देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं। तो प्रोटोजोआ जनित रोगों में, प्रोटोजोआ जनित रोगों में हाँ वही आ जाएगा हमारा निद्रा रोग, निद्रा रोग मेरे को है ना, रोगी को क्या है बहुत ज्यादा नींद आता है इसमें। एक है हमारा क्या इसमें पायरिया, पायरिया टिफिन दिखाता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ऐसा करके बोलता है, तो सेब खाते समय उसके दांत से खून निकल जाता है, तो पायरिया है ना, वो प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारा मलेरिया, मलेरिया भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, याद रखना। डेंगू मलेरिया बोलते हैं ना, डेंगू विषाणु जनित रोग है और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। मलेरिया ये, और फफूंद जनित रोग में क्या आ जाएगा, दांत, खाज और क्या आ जाएगा, गंजापन है ना, गंजापन जो होता है वो फफूंद के कारण होता है। तो ये सभी है ना, दांत मतलब शरीर में जो है निशान पड़ जाते हैं, खाज, गंजापन, ये सभी क्या है, फफूंद जनित रोग है, फंगी, फंगस जनित रोग, ठीक है। तो ये विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद जनित रोगों के बारे में आज हमने जानकारी दी। इसको ध्यान से बीमारी बच गया। कौन सा कोरोना जो है विषाणु, ठीक है, कोरोना जो है विषाणु, COVID, कोविड-19 लगता है तो बहुत मिस कर रही है कोरोना वायरस डिसीज, वायरस मतलब विषाणु, ठीक है। दिसंबर